दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स सिर्फ नॉलेज का गेम है, तो आप अपना 40 से 50% क्वेश्चंस को लूज कर रहे हो। वहीं प्रीलिम्स में सिर्फ सिलेबस कवर करना काफ़ी नहीं है। जो 40 से 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, वहाँ पे आपको अपनी एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज़ करना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में। मैं कैसे पेपर सॉल्व करता था जिससे मेरा हर बार 120 प्लस ही आया है, 125, 127, 128 आया है, इसके बारे में बात कर लेंगे। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्या होती है किसी एग्जामिनर की पूछने की, और हमारे लिए क्या ऐसा एक हैक रहेगा जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहला बात करते हैं कि क्या आपको नहीं करना है। सबसे पहला देखिए, ये एक पिरामिड है। इस पिरामिड में जो सबसे ऊपर है वो 3% लोग होते हैं जिनका हर टेस्ट में 120 प्लस आ रहा है, ओपन टेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल 70 टू 87 मार्क्स वाले हैं जिनका 70 टू 87 मार्क्स के बीच में आ रहा है। बाकी जो 90 92 वाले जो बच रहे हैं रिमेनिंग, वो यहाँ पे बीच में होते हैं। तो आप जैसा समझ सकते हो कि अब यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आता है। देखिए, जो यहाँ पे 70 टू 87 वाले लोग हैं, या तो किसी टॉपर का सुन के वो अपनी तरफ से एक स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, बस लग जाते हैं। तो ब्लाइंड गेसिंग करने लग जाते हैं क्वेश्चंस में। भाई मुझे पता नहीं, मैंने कहीं तो सुना है, मैं मार्क कर देता हूँ, तो वो गलत हो जाता है। टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चंस के ऊपर, कोई भी क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे कि नहीं भाई ये तो आएगा। मेरा ईगो आ जाता है उस टाइम पे, भाई ये कैसे नहीं हो सकता, मेरा ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, क्यों नहीं हो सकता। बस वहीं पे आपका टाइम जाता है और वहीं पे आप फेल होने के सबसे ज़्यादा पास में पहुंच जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंस इन रैंडम फैक्ट्स के ऊपर, आप कोई आपके सामने कोई फैक्ट्स आया, आप बोलेंगे यार ये पक्का मैंने कहीं सुना है, तो इसका आंसर पक्का यही होना चाहिए। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आपने जब टेस्ट सीरीज दिया है 10 क्वेश्चन ऐसे कि उसमें से 2 ही क्वेश्चन सही हुए आपके, लेकिन आपके दिमाग में ये बैठ गया कि मैंने इस तरीके से तुक्का मारा तो मेरा सही बैठ गया था, तो यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसे ही बैठेगा। वो सबसे बेकार होता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि एलिमिनेशन ट्रिक के ऊपर। देखिए, एलिमिनेशन ट्रिक कहाँ पे? फैक्ट क्वालिफायर रूल्स होते हैं कि कैसे फैक्ट को क्वालिफाई करता है। कि देखिए, आप फैक्ट्स यूजुअली क्या करता है, यूपीएससी जब फैक्ट्स डालता है उसके साथ जो सपोर्टिव स्टेटमेंट डालता है ये यूजुअली गलत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि प्रेसिडेंट जो होता है वो एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है, मगर अपने इंडिया में तो नॉमिनल होता है, मगर प्रेसिडेंट वही प्रेसिडेंट यूएस का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो वो फैक्ट्स सही डालता है, बस उस फैक्ट्स को मोल्ड करता है ताकि आपको लगे कि इंडिया का चल रहा है, मगर वो इंडिया का नहीं, यूएस का चल रहा है। पहली चीज, कॉमन सेंस एंड डेली लाइफ लॉजिक। हर बार कॉमन सेंस और डेली लाइफ लॉजिक आपको मदद करता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे ई वेस्ट एक्ट के ऊपर से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ने छोड़ा था, मैं उसके ऊपर से एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। ओवर कॉम्प्लिकेटेड रॉन्ग। जब कोई आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब यूपीएससी क्या करता है कि 3 बड़े बड़े स्टेटमेंट देगा और अपने वर्ड के साथ खेलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि एक बार 2020 में कि 2019 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज स्टेट। स्टेट की बेसिक डेफिनेशन के बारे में पूछा था। अब उस सब जन 2 स्टेटमेंट ए और बी में शायद से कंफ्यूज हो गए थे। तो अब यूपीएससी ऐसा जानबूझ के इसलिए करता है कि वो जानता है कि आप कहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे। उस कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। आज उसी के ऊपर भी बात करेंगे। एक्सट्रीम वर्ड ट्रैप जो होते हैं, जो एक्सट्रीम ओनली, फिर नेवर, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इनके ऊपर आज बात करेंगे। ठीक है। अब मेरा जो पेपर सॉल्विंग का टेक्निक होता था, सबसे पहला होता था कि पेपर सॉल्व करते समय राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। अब राउंड 3 मोस्टली वो करता है जिनको IFOS निकालना है, वरना तो राउंड 1 और राउंड 2 में मोर देन इनफ है कि आप इन दोनों राउंड को करने के बाद आप 80 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। तो राउंड 1 में क्या, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आता है एज इट इज करिए, चाहे वो 35 हो सकता है, चाहे वो 40 हो सकता है, 25 भी हो सकता है कुछ लोगों के सेंस में, लेकिन करिए सिर्फ जो श्योर शॉर्ट है, मतलब वो तो नहीं गलत हो एटलीस्ट। अगर वो गलत होता है तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। दूसरा है कि लॉजिकल गेसिंग। आपको लॉजिकल गेसिंग करनी है, आज उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे लॉजिकल गेसिंग के थ्रू पे आप कोई भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, इवन सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के थ्रू पे। हाई रिस्क क्वेश्चंस जो होते हैं, देखो हाई रिस्क क्वेश्चन जो लास्ट के 10 मिनट्स बचते हैं, या तो किसी का 15 मिनट्स बचते हैं, उसमें यहाँ पे करना है जब आपको लग रहा है कि आपका टैली करने पे मार्क्स सिर्फ 70 आ रहा है, तो आप हाई रिस्क क्वेश्चंस की तरफ जाइए, उसको सॉल्व करिए, टेक्निक लगा लगा के सॉल्व करिए, डेफिनेटली होता है। अगर 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, इसमें से 4 भी सही हुआ, तो भी आप नेट पॉजिटिव में आओगे, डेफिनेटली आओगे। और 10 में से 4 सॉल्व होता है जिन्होंने अच्छे से पूरे साल भर पढ़ाई भी की। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे तरीके थे। अगर स्टेटमेंट बहुत ज्यादा टेक्निकल और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो डाउटफुल है, समझ गए। ऑड वन आउट स्ट्रेटेजी, मतलब 3 स्टेटमेंट बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर और 1 स्टेटमेंट बात कर रहा है इकोनॉमिक्स के ऊपर या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो आपको उधर ही समझ जाना चाहिए भाई ये तो नहीं होगा एटलीस्ट। तो 3 तो बचा है। अब आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा पास में कौन सा है। आज इसी चीज के ऊपर भी बात करेंगे।
जनरल नॉलेज बेस्ड एलिमिनेशन, आपके पास जो जनरली अवेयरनेस है, आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उससे ही आपका जनरल नॉलेज इंक्रीज होगा, जिससे आप मार्क्स लाने में गेन कर सकते हो। ट्रू स्टेटमेंट बट रॉन्ग कंटेक्स्ट, जैसे मैंने अभी बताया था प्रेसिडेंट का एग्जांपल लेके कि यूएस में और इंडिया के प्रेसिडेंट में क्या बेसिक फर्क है। यूपीएससी यूएस के प्रेसिडेंट का एग्जांपल डाल देगा और आपको लगेगा कि ये तो सही है, इंडिया में तो नहीं हो सकता। आप ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन वो यूएस के पर्सपेक्टिव में, ना कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विथ रेफर्स टू कल्टिवेशन ऑफ अ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीएससी का 2019 का ही क्वेश्चन है, नहीं पता है आपको, चलिए देखिए अब करते हैं। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट, ऑब्वियसली राइस हमारे यहाँ का स्टेपल फूड है। अब आपको नहीं पता, आपको ये पता है कि मेरे घर पे सबसे ज्यादा राइस आ रहा है, तो आपने पहला तो सही कर लिया है, तो इसका मतलब बी और सी एलिमिनेट हो गए। कितना इजीली एलिमिनेट हो गया, आपको ये पता चल गया है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड, हो सकता है। एरिया ऑफ अ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि कॉटन सबसे ज्यादा होता है कि गन्ना सबसे ज्यादा होता है। अब आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा सोचने का ये एक रीजन पड़ता है कि क्या गन्ने की जो खेती होती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आ गया ये रहा क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अब आपको बता दिया गया है कि जो गन्ने की खेती होती है वो कौन कौन से रीजन में होती है, आपको ये पता चल गया। मगर कॉटन देखिए कौन कौन से रीजन में होता है, और इंडिया के अंदर कॉटन का प्राइस क्यों सबसे सस्ता है, आपको ये पता चल जाएगा। अब देखिए चौथा स्टेटमेंट क्या है, एरिया अंडर द शुगर कल्टीवेशन हैज स्टेडीली डिक्रीज। अब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड का भी पावर बढ़ेगा ना, फूड भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो चौथा तो ऑब्वियसली गलत है, आपको ये तो पता चल गया, ये गलत ये गलत ये गलत। बचा सिर्फ क्या, 1 और 3, सिर्फ और सिर्फ आपके लॉजिक से निकला है। सेम स्टेटमेंट है ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, आप हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, बस आपको लॉजिक लगाना, मैं ये एज इट इज छोड़ा, आप जाके खुद से प्रैक्टिस करना, कल सुबह तक आपको उसका मिल जाएगा पीडीएफ, आप प्रैक्टिस करना जैसा मैं बताया, बस वैसा सोच के प्रैक्टिस करना कि 2 क्यों नहीं हो सकता, 3 क्यों नहीं हो सकता। तो आपको ये पता चल जाए कि भाई शुगर केन तो बहुत ज्यादा हो रहा है कॉटन के कंपेयर में, तो शुगर सबसे ज्यादा होगा प्रोडक्शन, ना कि कॉटन होगा। बस यहाँ से आपको आंसर ऐसे आने लग जाएंगे। चलिए और एक देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जेट स्ट्रीम के ऊपर पूछा, जेट स्ट्रीम अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। देखिए ओनली आ गया, सिर्फ नॉर्दर्न में क्यों होगा, सदर्न में भी होगा, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। देखिए अब बचा 2, 3 और 2, बी और सी। मैं ये नहीं बोलूंगा बी और सी में पता तो सी मार दो, सी का 90% चांस है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो टेक्निक आज पढ़ के जाओगे यूपीएससी अगले साल वो टेक्निक चेंज कर देगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक एलिमिनेशन और आपका नॉलेज ही काम आता है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको देखना, ओनली सम साइक्लोन डेवलप ऑन आइज। अब ये स्टेटमेंट सही है कि भले ही एक्सट्रीम वर्ड है मगर ओनली के साथ सम भी लगा है, ओनली सम साइक्लोन है। ठीक है, सिर्फ सम बोलता या तो सिर्फ ओनली साइक्लोन बोलता तो गलत हो जाता, मगर सम साइक्लोन भी बोला है। ठीक है, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग एरिया। अब आपको सिर्फ ये भी नहीं पता कि बीच में कितना टेम्परेचर होता है, मगर आपको ये पता है कि आई जोन क्रिएट होता है, मतलब वो क्या होता है, हाई प्रेशर जोन होता है, सॉरी लो प्रेशर जोन होता है। अब आपको इतना पता है कि बाकी सबसे तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तभी तो उसको गैप मिलता है। अब आपको ये क्लियर हो गया, तो आपने तीसरा काट दिया, पहला काट दिया, आंसर आ गया आपका 2। सिर्फ आपको अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, बस आप बहुत इजीली निकाल लोगे। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विथ रेफर्स टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल, हो सकता है। मोनाजाइट अकर थोरियम, हो सकता है। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्ट। देखिए एंटायर इंडियन कोस्ट में, हर इंडियन कोस्ट में तो मिल, ऐसा कोई मिनरल नहीं है कि हर स्टेट में सब मिल जाए, है ना, आपको ये तो पता ही है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये पहला तीसरा स्टेटमेंट काट देना है, ये गलत ये गलत ये गलत, ऑटोमेटिकली आ गया आपका आंसर। एज इट इज, एज इतना ही ज्यादा सिंपल है जितना ज्यादा आप देख रहे हैं। चलिए अब दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं कि इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन टेक्निक काम होता है, क्योंकि वो करंट अफेयर के बेस पे होता है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टील। अब कोई एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज हो रहा है, स्टील फॉर अ वुडन प्लो इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज ऑन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो हल होता है पहले लकड़ी में था, अब स्टील में आता, तो ये जो हल का जो एक प्रैक्टिकल है वो क्या है, एक कैपिटल हो जाता है। तो क्या है ये, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपको कैपिटल टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस दिख रहा है, यहाँ पे भी यही दिखेगा। अब बाकी देखिए आप, ये तो हो ही नहीं सकता, लेबर नहीं, यहाँ पे तो क्या जा रहा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही कोई नई टेक्नोलॉजी।
तो कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। बस इसी एक बेसिक थ्रू पे आपने निकाल दिया। सेम चीज़ हिंदी मीडियम वाले के लिए भी यहाँ पे लिखा है, आप जाके सिर्फ इसको सॉल्व करना, पक्का आपका मार्क्स बढ़ेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसके बाद अगर आपने कोई भी टेस्ट दिया तो डेफिनेटली आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। और एक स्टेटमेंट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूशन रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, ठीक है, हो सकता है। टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू द फैब्रिक, ऑब्वियसली। अ कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिमोनेशन बॉन्ड ओवरसीज। अब आपको ये देखना, देखिए क्वेश्चंस क्या आपको सबसे पहला बता रहा है कि आप कैसे एक कैपिटल इंटेंसिव जो भी आपका वर्क है वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि 1 और 2 तो एज इट इज सबसे ज्यादा सिंपल है और सही भी होंगे। अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिमोनेशन बॉन्ड ओवरसीज। अ कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी टू ट्रेडिंग कंपनी। अब कोई कमर्शियल बैंक है वो अपना मनी लैंड कर रहा है किसी ट्रेडिंग कंपनी में, नहीं कर सकता, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया आरबीआई ने। तो आपने 35 आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, बचा क्या 1। अब आप बोलो सर जी आपको तो पता है इसलिए आप फटाफट कर दो, नहीं, ये बेसिक नॉलेज है। अगर आपने एक भी बार बेसिक अपने कॉन्सेप्ट वाले बुक पढ़े हैं तो आपको इसका ही नॉलेज अच्छे से मिल भी जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, अब ये वाला स्टेटमेंट देखिए और आपको खुद में खुद आ जाएगा। पॉज करिए, अच्छे से देखिए, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों। यहाँ पे क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट और क्रिएशन ऑफ अ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉज ऑफ अ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ अ रियल स्टेट एंड इन्वेस्टमेंट लग्जरी हाउसिंग, हो सकता है ये तो। इन्वेस्टमेंट इन द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड परचेजिंग ऑफ अ प्रीवियस स्टोन ज्वेलरी गोल्ड एक्सेट्रा। Large donations to political parties and growth regionalization, loss of revenue to the state exchequer due to evasions। अब आपको यहाँ पे सिर्फ अपना लॉजिक लगाना है। आप एक बार स्टेटमेंट को देखिए, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि बाकी 3 स्टेटमेंट क्या बोल रहे हो और एक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। आपने ये तीनों स्टेटमेंट अपने जब मोनेटाइजेशन और डीमोनेटाइजेशन हुआ था वहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट सुनाई दिया था कि भाई किसी ने गोल्ड खरीद लिया, ये खरीद लिया, लेकिन उसके बाद क्या आ गया, बिल आ गया था। ये अब आपकी जो आजू बाजू की चीजें चल रही सब आप उसको सोच के आंसर निकाल रहे हो। दूसरा किसी ने रियल स्टेट में लगा देता, फिर उसके लिए भी एक कानून आ गया था। लार्ज डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ, उसके लिए भी एक्ट आ गया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो आपको ये तीनों तो पता चल गया। अब चौथा क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू अ टैक्स इवेजन, नहीं हो सकता ना। इसके लिए तो विश्वास से विवाद तक या विवाद से विश्वास ऐसे करके एक स्कीम थी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी ताकि ब्लैक मनी अच्छे से निकल के आए। ये क्या, ये आपके करंट अफेयर में चलते हुए क्वेश्चंस है। ये वाले का मैंने क्वेश्चंस करवाया है, बहुत सिंपल है। अभी तक मैंने आपको जितना ऊपर ट्रिक बताया बस इसको यहाँ पे अप्लाई करिए, डेफिनेटली आंसर मिलेगा ही मिलेगा। बस अब एक बार अप्लाई करिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ूंगा। अब देखिए ये बहुत लॉजिकली क्वेश्चंस है जो आपको गलत तो नहीं होना चाहिए। मतलब इन द नेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। विदाउट सॉइल के कौन सा सर्वाइव कर सकता है? अब देखिए फर्न है, लाइकेन है, मॉस है, मशरूम है। अब आपको सबको पता है कि मशरूम कहाँ होता है, तो आप यही से 4 तो एलिमिनेट कर दिए। लाइकेन तो पता है हो सकता है, मॉस भी पता है हो सकता है, लेकिन क्या फर्न हो सकता है कि नहीं, बस यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन था। मगर आपने 4 को एलिमिनेट किया तो ऑलरेडी 1 एलिमिनेट हो गया। अब बचा है 2, 3 और 2। तो अब इसके लिए क्या है कि लाइकेन और मॉस ये दोनों होगा ही होगा, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से आ रहा है। ये एनसीईआरटी के 7th और 8th की एनसीईआरटी में एज इट इज बोल भी दिया गया। अब यही क्वेश्चन था जिसके बारे में बात कर रहा था। इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR बहुत न्यूज में था, was introduced as important feature in which the following? बायोमेडिकल वेस्ट नहीं हो सकता, रिसाइकल्ड प्लास्टिक, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। अब ये देखिए ये दोनों लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब ये देखिए ये तो सर तो कुछ रूल ही नहीं है। बचा क्या है, ई वेस्ट। ई वेस्ट में क्या होता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो प्रोड्यूसर निकालता है उसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस को भी देखे या तो इसके ऊपर जो पेनल्टी है उसको भी देखे। कितना सिंपल था, सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज से ही आ जाए। अब ये चलते हैं फिर से वही है साइंस का क्वेश्चन। पॉज करिए, इसको आप सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं
क्या अभी तक आपको समझ में आया कि कैसे चल रहा है? बहुत इजी ट्रिक है, कोई ज़्यादा एक रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको इस इजी ट्रिक को फॉलो करते हुए चलना है। हिस्ट्री के एलिमिनेशन के ऊपर चलते हैं, जो काफ़ी इजी है। अगर आपने ऊपर ऊपर से भी हिस्ट्री की एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एंशिएंट हो मिडविल हो, आराम से देखो। यूपीएससी ज़्यादातर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछता है, लेकिन एंशिएंट और मिडविल की ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता, सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज को देखता है। ठीक है, अब देखिए, विथ रेफर्स टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डच established their factories warehouse on the east coast on the lands granted by the गजपति रूलर्स। अब जब डच की बात हो रही है, गजपति रूलर नो डाउट है ईस्टर्न कोस्ट पे, मैं बोला था जैसे फैक्ट्स देता है तो बड़े अच्छे देता है, ये फैक्ट सही है, ईस्टर्न कोस्ट पे भी था, लेकिन डच ने स्टैब्लिश नहीं किया था जिस टाइम पे इनका पीरियड था। अगर आपने ऊपर ऊपर से भी इतना देखिएगा कि इनका पीरियड कुछ 1141 के आसपास है, कुछ तो ऐसे ईयर है, आप इतना आपको ईयर भी याद होगा ना, हल्का सा भी हिंट है कि 1200 हो सकता है, 1100 हो सकता है, तो डच तो नहीं होगा। आपने एक काटा, सिर्फ आपके ऊपर वाले नॉलेज काम आया। अब देखिए यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है। अब आपको ये स्टेटमेंट दिया, मेरे को कुछ नहीं पता है। अब ये इतने बड़े स्टेटमेंट में यूपीएससी ने सिर्फ आपको कंफ्यूज किया। क्या किया देखो, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 द फंक्शन ऑफ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वेर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटेड एज अ रिजर्व सब्जेक्ट। किसको रिजर्व सब्जेक्ट में ट्रीट करता था? एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू और पुलिस। अब आप देख रहे हो, ये पुलिस, लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, ये सब तो समझ में भी आ रहा है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का काम क्या, जो बेसिक डेफिनेशन क्या है लोकल सेल्फ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये तो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया, ऐसे क्या ऐसे ही बाहर हो गया। तो अब आपको इतना तो पता चल गया कि अब क्या बच रहा है, 1 3 4। कितना इजी था, कुछ करना पड़ा नहीं। पॉलिटी का क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको करिए, बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, फैक्ट्स को पढ़ना करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, इसका भी, और ये 2 और ये 3 का। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ईजी है, बस मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप इसको देख के अच्छे से कर सकते हो। ये क्वेश्चन स्पेशली यहाँ पे लॉजिक लगाना, सिर्फ छोटी सी लॉजिक लगाओगे, एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा, आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। सबसे ईजी होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके जब भी क्वेश्चन आते हैं तो या तो मैं क्या करता था, मैं तो ये सोचता कि ऑल ऑफ द अबाव ही होगा। इंटरनेट पे एक लहर चल गई थी कि ऑल ऑफ द अबाव वाले साइंस के क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं, और 90% लोग वही करते हैं कि ऑल ऑफ द अबाव वाले मार देते हैं और उनको लगता है कि भाई सही है। तो यूपीएससी ने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया, अब ये कर दिया। अब इसके बाद अब आज के टाइम पे क्या चल रहा है कि अगर आपका हिस्ट्री का कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछ रहा है, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है तो फिर हिस्ट्री का ना हो गया, कुछ और फैक्ट्स घुमा दिया, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो हिस्ट्री का ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। डेफिनेटली अगले साल ये यूपीएससी चेंज कर देगा, तो आप क्या करोगे? मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तभी एलिमिनेशन काम भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो बेसिक टेक्नोलॉजी, बस बेसिक आपको बेसिक एलिमिनेशन लगाने हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्लांट सेल हैव अ सेलुलर सेल वॉल विल्स एनिमल सेल डू नॉट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत नहीं सही है, तो क्या गलत हो जाएगा ये। अब उसके बाद क्या, प्लांट सेल डू नॉट हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू। अब ये बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एक अच्छा सा डायग्राम बनाए इधर इधर करके, इसमें प्लांट और एनिमल सेल दोनों को बताया, फोटोप्लांक्टन के बारे में अच्छे से बताया। अब आपको ये पता चलेगा कि ये तो गलत है, ये गलत है, सी ऑटोमेटिकली आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन ज्यादातर जितने भी नए कॉन्सेप्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होता है, ऑल ऑफ द अबव। बायोफिल्म पूछा, अगर आपने कहीं ज्यादा न्यूज में सुना नहीं, अगर आपको ज्यादा रिमेंबर नहीं हो रहा, तो किसी को भी नहीं हो रहा, और आपको लग रहा है कुछ तो नया कॉन्सेप्ट है और कैन लगाया, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव होगा। कैन बी या सम ऐसे करके कुछ लगाया, तो यूपीएससी सोच रहा है कि कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत अप्लाई होता हुआ, एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली ये होगा। जब भी नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसका ऑल ऑफ द अबव यूजुअली होता ही होता है। अब 5 साइकोलॉजिकल हैक जो होते हैं, जिसमें आप अभी जाके टेस्ट दोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ऐसे वैल्यूएबल जो थिंग्स होते हैं हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो हार्डली कहीं पे मिलेगा और रेयर होता है। ठीक है, देखिए 5 साइकोलॉजिकल हैक क्या है, क्वेश्चन पेपर रिवर्स रिजर्व रीड ट्रिक है। अगर आपको ऑप्शन ही नहीं पता, क्वेश्चन ही नहीं बचा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके ऑप्शन देखिए, डेफिनेटली आपको ऑप्शन पर चल जाएगा। उस ऑप्शन में देखिए कौन सबसे ज्यादा मैच कर रहे हैं एक दूसरे में। अब आपने उस 2 ऑप्शन को पता लगा लिया कि भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मैच हो रहे हैं, सिर्फ माइनर सा फर्क है,
अब उस माइनर से फर्क को आप उसके थ्रू पे एक आंसर निकाल सकते हो कि 50-50 का जजमेंट लेके कि हाँ भाई मैंने कुछ तो पढ़ा है ऐसा, और ये तो पक्का नहीं होगा क्योंकि इसमें ये स्टेटमेंट नहीं है जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था। ठीक है, एलिमिनेट सेल्फ डाउट बिफोर आंसरिंग। अब आपने कुछ एलिमिनेट कर रहे हो और आपको डाउट आ गया, यार ये भी तो हो सकता है, यार ये भी हो सकता है, छोड़िए पेपर को, उस क्वेश्चन को, आगे बढ़िए। अब आप डाउट में आ गए हो तो आप उस दो स्टेटमेंट पे ऐसे राउंड मार्क करिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आप नंबर लिखिए कि उतने क्वेश्चन को नहीं हुआ। बबल मार्किंग स्मार्टली। अब बबल मार्क कैसे करना, जो मैं करता था ये बताता हूँ। मेरे पास एक पेपर का शीट आ गया, उस पेपर के शीट में हो सकता है 4 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन हो, उस 5 क्वेश्चन जैसे ही मैंने कर लिया तो उसके बाद मैं उसके बबल भर देता। इससे क्या होता है कि मेरे दिमाग को थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता कि भाई हाँ ठीक है, अब मैंने रिलीफ कर लिया, अब मैं फिर से कोई नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो मेरा ब्रेन फ्रेश हो जाएगा। अगर मैं कंटिन्यूसली करता हूँ और आधे घंटे के बाद भरता हूँ तो मेरा ब्रेन तो थक जाएगा पढ़ते 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 पढ़ते, और वहीं पे मैं एक एक पेज को कंप्लीट करते हुए जा रहा हूँ, तो मेरा ब्रेन का एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ऑब्वियसली होता है ना, अगर आप टेस्ट दे रहे हो, आप उठ उठ के बार बार कहीं जा रहे हो या पानी उठ के पी रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपका दिमाग थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। बस यहाँ पे भी आपको यही चीज अप्लाई करना है। तो आपके पास ये पेपर है, 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन आए। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ये सपोज दूसरा नंबर है, तो आप पेपर के ऊपर 2 कर दीजिए, ताकि जब पेपर से आए देखने के लिए तो सीधा 2 नंबर पे देखिए और टिक मार्क कर दीजिए। ठीक है। टाइम ट्रैप अवॉइडेंस क्या है, 50 सेकेंड रूल। 50 सेकेंड रूल मेरे को पर्सनली बहुत बेनिफिट किया है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करिए उस पर 1 मिनट या तो 50 सेकेंड से ज़्यादा मत रुकिए। अगर आप रुक जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ओवर थिंकिंग मत करिए। आता है तो आता है, पहली बार में जो आपको दिमाग में है, जो हार्ड क्वेश्चन है जो पहली बार दिमाग में है, उसको मार्क कर दीजिए, एज इट इज सही हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर ये कैसे आपको पता चल रहा है, तो बहुत सिंपल सा टेक्निक है, आप टेस्ट सीरीज करिए, उसमें आपको इसके व्यू पॉइंट्स अच्छे से मिल भी जाएंगे। डीप ब्रीदिंग फॉर फोकस के लिए, अगर आप कोई क्वेश्चन पे फंस गए, अब 2 मिनट चले जा रहा है, 3 मिनट चले जा रहा है, आप टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रेशर में आ रहे हो, सिर्फ ऐसे 3 बार सांस लेना है, होल्ड करना है सिर्फ, और फिर करना है, मुश्किल से 2 मिनट जाएगा बस, होल्ड करके फिर आगे करिए, डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होते हैं। ये पीडीएफ आपको बहुत जल्दी मिल जाए। इस बार हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए कर दिया गया। बहुत बार हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहे थे, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मैं समझ रहा हूँ क्या उनके लिए प्रॉब्लम है। हम अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं। आपको इस वीडियो में आज के बाद से जो भी वीडियो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मिलेगा उसमें मिल जाएगा। लेकिन इंग्लिश टू हिंदी में हर चीज़ कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन हम इसलिए हिंदी में भी अपना लेक्चर ले रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो, वो सुनते सुनते उनको भी एक हैबिट हो जाए। तो आप उसको थोड़ा भी टेंशन ना लीजिए हिंदी मीडियम वाले, आप हमारी तरफ से एक क्वालिटी लेक्चर ही पाओगे जो आपको कहीं पे भी मार्केट में मिलेगा भी नहीं। तो हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों को फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए आप कभी ऐसा मत सोचना। दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो अभी भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और भी अगर आपको लगता है कि और किसके ऊपर वीडियो बनाए तो हम बनाएंगे। बहुत जल्दी एक मैराथन वीडियो मिलेगा जिसमें आपको पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको क्लियर मिल जाएगा, हर एक बेसिक सब्जेक्ट के आपको माइंड मैप मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आपका सपोर्ट रहेगा तो ही ये हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।